Hello students, our today's topic is एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस. सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एंटीजन के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी, और एक शॉर्ट में थोड़ा सा आपको इंटरैक्शंस का भी हमने दिखाया था कि किस तरह से होता है एंटीबॉडी से बाइंडिंग. बट अभी आपको प्रॉपर वे में इसके बारे में समझना है. सो इट इज़ हाईली स्पेसिफिक सिमिलर टू एंजाइम सबस्ट्रेट. तो आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम सबस्ट्रेट का रिलेशनशिप या उनकी बाइंडिंग पढ़ी होगी, बिल्कुल उसी मैनर में जैसे लॉक एंड की मेथड होता है, उसी तरह से यहाँ एंटीजन एंड एंटीबॉडी का भी इंटरैक्शन होता है. द बाइंडिंग इन्वॉल्व्स वीक नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस. अब ये नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, लाइक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, electrostatic forces and hydrophobic forces. The number of epitopes on the surface of an antigen is its valence. अब यहाँ पर भी देखिए वैलेंस होता है. आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जितने भी एंटीजेंस होते हैं उन सब पे एपिटोप्स लगे होते हैं, और ये एपिटोप्स डिफरेंट होते हैं. मीन्स एक एंटीजन पे सारे एपिटोप्स एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग एंटीजेंस के सारे एपिटोप्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. कभी भी किसी एक एंटीजन का एपिटोप दूसरे एंटीजन से मिलता जुलता नहीं होता. इस एपिटोप्स के नंबर को हम क्या कहते हैं, वैलेंस बोलते हैं. इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स. तो इसी एपिटोप्स की वजह से एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स जो ज्वाइन करते हैं, उनके एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के नंबर का पता चलता है. इफ वन एपिटोप इज प्रेजेंट द एंटीजन इज मोनोवैलेंट. तो किसी एंटीजन पे अगर सिर्फ एक एपिटोप प्रेजेंट है, दैट में बी मोनोवैलेंट. और अगर किसी एंटीजन पर एक से ज़्यादा एपिटोप्स लगे हुए होते हैं तो उनको हम पॉलीवैलेंट या फिर मल्टीवैलेंट बोलते हैं. यूजुअली मोर देन वन एपिटोप्स आर प्रेजेंट ऑन एन एंटीजन एंड आर टर्म्ड पॉलीवैलेंट और मल्टीवैलेंट. Now, consequences of antigen antibody binding. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्या होता है? It is formed when an antibody binds to an antigen and antigen it recognizes. इसमें सबसे बड़ी चीज़, मेन पॉइंट क्या है, एफिनिटी. ये एफिनिटी वर्ड अगर आए तो आपको इसके साथ में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो मोनोवैलेंट एंटीजेंस होते हैं उनमें ये एफिनिटी वर्क करती है, ठीक है. और जो पॉलीवैलेंट या मल्टीवैलेंट होते हैं उनमें एविडिटी. आगे चल के इसको और क्लैरिफाई हो जाएगा, आपको और क्लियर कर देंगे. अब एफिनिटी कितने तरह की होती है, कौन कौन से क्या क्या हो सकते हैं. फर्स्ट नंबर पे एग्लूटिनेशन. आप लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा, एग्लूटिनेशन वर्ड. इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज कॉज एंटीजेंस और माइक्रोब्स टू क्लम्प टुगेदर. एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन या किसी भी माइक्रोब के साथ क्लम्पिंग कर देते हैं. क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी अलग है. तो आप नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन एक तरह से समझ लो कि इसकी वजह से क्या होता है, क्लम्पिंग होती है. ओके. इसका एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कि IgM है, ठीक. तो इम्यूनोग्लोबुलिन, आप लोगों को अभी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ के बारे में भी पढ़ाना है, तो इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं बताऊंगी. लेकिन यहाँ पर IgM अगर आ ही गया है तो मैं आपको बता दूँ कि 5 इसके वो होते हैं, एक साथ ज्वाइन किए हुए होते हैं. तो 5 पर हर एक जितने भी एंटीबॉडीज़ होते हैं उनमें 2 होते हैं, ठीक है. क्या बोलेंगे उसको, पैराटोप्स, ठीक है. IgM क्या, डीकावैलेंट इसको बोलेंगे. क्यों? क्योंकि 5 अगर मॉलिक्यूल है, IgM एक साथ 5 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है. हर मॉलिक्यूल में वाई शेप्ड एंटीबॉडी होता है, आपको पता है. तो वाई शेप्ड एंटीबॉडी में जो 2 आर्म्स होते हैं वाई के, उस आर्म का जो टिप होता है दैट विल बी नोन एज पैराटोप.
तो ये दो दो पैराटोप, 5 के दो दो पैराटोप्स अगर होंगे तो 10 हो जाएंगे. दैट इज वाई इट इज डिकावैलेंट. सो डिकावैलेंट IgM इज मोर इफेक्टिव देन IgG दैट इज बाइवैलेंट. तो IgG एक सिंगल मॉलिक्यूल से बना होता है. सो उसमें केवल Y के 2 आर्म हो गए. ओके. सो आपको ये क्या याद रखना है कि जितने ज़्यादा वैलेंसी होगी, है ना, उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, बाइंडिंग उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है. सो IgM और डिकावैलेंट इज मोर इफेक्टिव देन द IgG और बाइवैलेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया हीमाग्लूटिनेशन. सो जैसे कि ए ग्लूटिनेशन होता है, उसी तरह से ये रेड ब्लड कैप्सूल्स में होता है. सो ए ग्लूटिनेशन ऑफ रेड ब्लड cells used to determine ABO blood types and to detect influenza and measles viruses. तो आप लोगों को ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी पता होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, AB ब्लड ग्रुप भी होता है और O ब्लड ग्रुप भी होता है. सो हीमाग्लूटिनेशन से ब्लड ग्रुप का भी पता चलता है. और इसके अलावा कुछ डिजीजेज हैं लाइक इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स, तो इनके वायरसेस का भी पता चलता है हीमाग्लूटिनेशन के द्वारा. नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है. सो ये एक्चुअली क्या होता है, एंटीजन या माइक्रोब इज कवर्ड विथ एंटीबॉडीज. ठीक है, उसके ऊपर कवरिंग एक हो जाती है. तो एक तरह से टेस्टी बना देना है एंटीजन को. ऊपर की जैसे आप लोग जेम्स रहता है ना, तो अंदर चॉकलेट है, ऊपर की तरफ कलरफुल लेयर एक चढ़ जाती है जेम्स पे. बिल्कुल उसी तरह से ऑप्सोनाइजेशन को भी आप समझ लो कि किसी चीज़ को अट्रैक्टिव, टेस्टी या और अच्छा बना देना. तो ये अच्छा कैसे बन रहा है, एंटीबॉडीज जो हैं वो कवर कर लेते हैं इस एंटीजन को. ओके. सो दैट एनहेंसेस इट्स इंजेशन एंड लाइसिस बाय फैगोसिटिक सेल्स. अब आते हैं एफिनिटी पे. सो दैट इज, मैंने अभी बताया ही था आपको, ओनली फॉर मोनोवैलेंट्स. ओके. सो अब आप देखिए नीचे के फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि रेड कलर में एंटीजन है, ठीक, नीचे की तरफ. तो एंटीजन के ऊपर जो एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज द एंटीजन डिटर्मिनेंट, और उसको हम क्या बोलेंगे, एपिटोप बोलेंगे. ठीक है. तो उस एंटीजन पे एक एपिटोप लगा हुआ है, जबकि उसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दैट इज एंटीबॉडी. और इस एंटीबॉडी के अंदर जो नॉच है, ठीक है, तो वो नॉच क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पैराटोप. तो ये बिल्कुल वैसा ही इसका एंटीबॉडी की नॉच का स्ट्रक्चर है जैसा कि एंटीजन की एपिटोप का है. तो यानी कि यहाँ पर एपिटोप एंड पैराटोप के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं. सो दैट इज वाई आप एरो पे ध्यान दो कि आप देखो चारों ओर से यहाँ पर बहुत अच्छा इंटरैक्शन हो रहा है. ठीक. तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई एफिनिटी. हाई एफिनिटी का मतलब क्या होगा, दे मे बाइंड मोर टाइटली फॉर लॉन्गर टाइम. ठीक है. इस तरह की बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, टाइट होगी, और साथ ही साथ ज़्यादा लंबे समय तक के लिए इस तरह की बाइंडिंग होगी. ओके. देन कम टू द नेक्स्ट फिगर फॉर लो एफिनिटी. सो आप इस फिगर में ध्यान दो कि एंटीजन के ऊपर जो एपिटोप लगा हुआ है, वो एपिटोप बिल्कुल एंटीबॉडी से मिलता जुलता शेप नहीं है, ये शेप डिफरेंट है. तो इसमें आप देखिए कि इंटरैक्शंस केवल 3 जगह पे हो रहे हैं. एक ऊपर की तरफ जो पैरेलल है, दूसरा 2 पॉइंट्स पे ये मिल रहे हैं. ठीक है. लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में 2 एरो आपको और दिख रहे हैं जहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है, लेकिन बाकी जगह पे फिट नहीं बैठ रहा है फिगर. ठीक है. तो शेप सही नहीं है, सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है. दैट इज वाई यहाँ पर बहुत कम इंटरैक्शन, प्रॉपर इंटरैक्शन नहीं हो रहा है. सो इट विल बी नोन एज लो एफिनिटी, और यू कैन से वीकली बाइंड और लूजली बाइंड फॉर शॉर्टर टाइम और डिसोसिएट रेडिली. बहुत जल्दी ये इस तरह के इंटरैक्शंस वाले, इस तरह की जो बाइंडिंग होगी वो जल्दी डिसोसिएट हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, लंबे समय तक नहीं रहते. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एविडिटी. तो ये एविडिटी बिल्कुल एफिनिटी जैसा ही है, लेकिन ये एविडिटी जो होता है ओनली फॉर मल्टीवैलेंट्स होता है. तो जो
आप देखो कि एंटीजन के ऊपर एक से ज़्यादा अगर एपिटोप्स लगे हुए हैं तो दैट विल बी नोन एज मल्टीवेलेंट एंटीजन। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन के लिए आप देखिए कि फर्स्ट वाला जो है वो मोनोवेलेंट है। ठीक है, मोनोवेलेंट एंटीजन फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है। एंड देन उसके अलावा आप देखिए कि मोनोवेलेंट के अलावा आप बगल में मल्टीवेलेंट एंटीजन भी आप देख रहे हो। ठीक, तो आप देखिए मोनोवेलेंट में सिर्फ एक एपिटोप रेड कलर का लगा हुआ है, डॉट। ओके, और वाई शेप नीचे की तरफ एंटीबॉडी के साथ वो सिर्फ एक सिंगल आर्म के साथ बाइंड कर रहा है। ओके, जबकि मल्टीवेलेंट में आप देखिए कि ये दो दो हैं अगर, या मल्टीवेलेंट है, इवन एक तो आपको केवल पेयर्ड फॉर्म में दिख रहा है पहला वाला, उसके बगल वाले एंटीजन पे आप देखिए कि कई सारे एपिटोप्स लगे हुए हैं और उन सारे एपिटोप्स के साथ में एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी के जो दोनों आर्म्स हैं वो बाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए पहला वाला जो है वो एफिनिटी में आएगा क्योंकि मोनोवेलेंट है, और सेकेंड एंड थर्ड फिगर जो है दैट इज एविडिटी बिकॉज दीज आर मल्टीवेलेंट एंटीजन्स। तो जो एफिनिटी होगी उसमें क्या, स्ट्रेंथ ऑफ अ मोनोवेलेंट एंटीजन, जबकि एविडिटी में हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीवेलेंट एंटीजन टू बाइंड विद एंटीबॉडीज, तो मेनी एंटीबॉडीज। ओके, यहाँ पर एक बार और आपको एविडिटी दिखाया गया है। तो पहला वाला जो है वो सिंगल जो है वो एफिनिटी ही है ना। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है के ई क्यू, है ना। सो वो 10⁻⁴ इसकी वैल्यू जो होगी 10⁻⁴ की होगी, जबकि एविडिटी में आप देखिए ज़्यादा बढ़ता जा रहा है स्ट्रेंथ, तो ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो 10⁻⁶। एंड बगल में आप देखिए कि मल्टीवेलेंट जो आपको दिख रहा है दैट इज 2 2 4 2 6 6 दिख रहा है, वैसे ही तो 10⁻10 एविडिटी है यहाँ पर। सो हाई एविडिटी कैन कंपेंसेट लो एफिनिटी। जो हाई एफिनिटी होती है वो लो एफिनिटी को कंपनसेट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल सिक्रीटेड पेंटामेरिक IgM often has lower affinity than IgG, but the high avidity enables it to bind antigen effectively। ठीक है, सो इस तरह से चूँकि सेकेंड वाला जो बीच वाला फिगर है वो आपका IgG के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी देखिए आप देखिए 10⁻⁶ है, जबकि इधर की तरफ ज़्यादा हो गए हैं। IgM का जो एग्जाम्पल मैंने बताया तो उसमें 10⁻10 उसकी स्ट्रेंथ होगी। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटीजन एंटीबॉडी reactions. So the study of antigen antibody reaction in vitro का मतलब होता है in glass या laboratory में। okay, so the study of antigen antibody reaction in vitro is called serology। क्यों, क्योंकि सीरम पर बेस्ड होता है, हमारे ब्लड में जो सीरम प्रेजेंट होता है उस पर बेस्ड होता है ये। सो इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी बोलते हैं। सो सीरोलॉजिकल रिएक्शंस आर द बेसिस फॉर ऑल डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी टेस्ट। तो जितने भी इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस के लिए उन सब को हम सीरोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हमने आपको एफिनिटी के बारे में बता दिया है। एफिनिटी पे इसका जो रिएक्शन होता है वो अफेक्ट करता है। सो द हायर द एफिनिटी ऑफ द एंटीबॉडी फॉर द एंटीजन द मोर स्टेबल विल बी द इंटरैक्शन। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा इंटरैक्शन की वजह से। ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए वो बाइंड किया हुआ रहेगा। अब नेक्स्ट आप देखो कि इसमें आपका है एविडिटी। सो एविडिटी रिएक्शंस between multivalent antigens and multivalent antibodies are more stable। ठीक है, सो एविडिटी में मैंने आपको बताया कि आपको मल्टीवेलेंट याद रखना होगा कि सेम एफिनिटी जैसी चीज़ ही है, लेकिन मल्टीवेलेंट एंटीजेंस के साथ में एविडिटी मतलब जो भी इंटरेक्शन होता है उसको हम एविडिटी बोलते हैं। नाउ एंटीजन टू एंटीबॉडी रेशियो,
अब रेशियो पे आते हैं. द रेशियो बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन्फ्लुएंसेस द detection of antigen antibody complexes because size of the complexes formed is related to the concentration of the antigen and antibody. तो जो एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शंस के द्वारा जो भी इनका मतलब बाइंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुई है तो उसको हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड मानेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिए 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं. ठीक. पहले में आपको क्या दिख रहा है कि अगर एंटीबॉडी ज़्यादा क्वांटिटी में हो लेकिन एंटीजन कम हो. ठीक. तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. तो आपको टिक मार्क 2 दिख रहे हैं इसमें. तो केवल इन दोनों का ही इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाया. ठीक है. मतलब कि जो इस पे एंटीजन लगे हुए एंटीजन जो प्रेजेंट हैं उनके साथ में दो एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड कर गए हैं. ठीक है. लेकिन बाकी के क्या हैं, एंटीबॉडीज बिना बाइंडिंग के हैं और या फिर सिर्फ एक सिंगल आर्म पे है. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे. आप देखिए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इंटरैक्शन या कंसंट्रेशन आप कह सकते हो. सो सेकंड नंबर वाला क्या है, लार्ज एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स. तो आपको यहाँ पर पेंटावेलेंट दिख रहा है और सॉरी इसको हम डिकावेलेंट बोलेंगे क्योंकि दो आर्म्स हैं. ओके. सो दिस विल बी नोन एज डिकावेलेंट. एंड आप लास्ट वाले फिगर में देखो कि यहाँ पर एंटीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, खूब सारे एंटीजन्स प्रेजेंट हैं लेकिन एंटीबॉडीज़ कम हैं. तो इस कंडीशन में भी स्मॉल एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा. तो आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 है ना. और बाकी के एंटीजन्स जो हैं वो ऐसे ही अकेले हैं क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ की कमी है. ठीक. तो बराबर से होना चाहिए. सो उस कंडीशन में हम लार्ज या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा अगर एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी क्वांटिटी एक जैसी हुई, सेम हुई तो उस कंडीशन में. ओके. तो अब एंटीजन एंटीबॉडी की बात तो हो गई, हमने आपको बता दी. ठीक है. लेकिन मतलब एंटीबॉडी का रिलेशन जो है वो बी सेल्स से होता है ना. बी सेल्स के थ्रू ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है. नाउ कम टू द टी सेल्स. अब टी सेल के साथ में किस तरह का इंटरेक्शन होगा. तो टी सेल्स ओनली रिकॉग्नाइज एंटीजन एसोसिएटेड विथ MHC. MHC क्या है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ना. MHC मॉलिक्यूल्स ऑन सेल सरफेस. तो आप यहाँ पर पहला जो फिगर है इस पे आप ध्यान दो. फर्स्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है. ठीक है. सो इसको हम इन्फेक्टेड सेल बोलेंगे और इस सेल के साथ में क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है ना. और सेंटर में आपको दिख रहा होगा एंटीजन फ्रैगमेंट. एक एंटीजन का जो फ्रैगमेंट है वो यहाँ पर क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल के साथ में इंटरैक्ट कर गया है. और दूसरी तरफ आप देखिए कि अब जो टी सेल है हमारी बॉडी में, जो टी सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये टी सेल क्या करते हैं कि टी सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर साइटोटॉक्सिक टी सेल आएगा जो कि इससे इंटरैक्ट करेगा. ठीक. तो साइटोटॉक्सिक टी सेल में जो रिसेप्टर लगा हुआ है वो एंटीजन फ्रेगमेंट के साथ आप देखिए इंटरैक्ट कर रहा है. ठीक. तो ये हो गई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की. हाँ. तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा और साइटोटॉक्सिक टी सेल का, ये आपको याद रखना है. नाउ कम टू द सेकेंड फिगर. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एक मैक्रोफेज में प्रेजेंट है. ठीक है. एक मैक्रोफेज के फॉर्म में है. उधर क्या था, इन्फेक्टेड सेल के फॉर्म में था. यहाँ पर क्या है, एक मैक्रोफेज के फॉर्म में है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. तो इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैक्रोफेज में क्या होगा कि क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल मैक्रोफेज से जुड़ेगा और वहाँ पर भी एंटीजन का फ्रेगमेंट आएगा. लेकिन जो हमारी बॉडी में टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी वैरायटी टी सेल की होगी, हेल्पर टी सेल की होगी. तो आपको याद क्या रखना है
कि अगर मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अगर एक मैक्रोफेज है तो मैक्रोफेज के साथ में क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होगा और टी सेल कौन सा होगा, हेल्पर टी सेल। तो इस तरह का यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है। सो ये टी सेल का इंटरेक्शन विद द एंटीजन।